आज हम लोग समझते हैं पोजीशन वेक्टर्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। वन बाय वन हम सारे पैरामीटर्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे। लेट अस स्टार्ट। मैंने मान लिया कि एक कोई पार्टिकल्स है, वो एक कर्वीलिनियर पाथ पर मूव कर रहा है और फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने मान लिया कि 2D में ही मोशन कर रहा है, एक प्लेन में वो मूव कर रहा है, इस पाथ के अलॉन्ग वो मूव कर रहा है। मैंने मान लिया कि जिस फ्रेम से हम इसको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम जब कभी भी मोशन या पोजीशन किसी भी चीज़ की स्टडी करेंगे तो हमारे लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानना पड़ता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है एक सिंपली एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जहाँ से हम उसके कोऑर्डिनेट्स मेजर करेंगे एक्स बाई जेड एंड टाइम, कि इस टाइम पर इसका ये कोऑर्डिनेट है और आफ्टर सर्टेन टाइम इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा। तो वो एक रेफरेंस फ्रेम हो गया। तो मैंने इस एक्स वाई एक्सिस के लिए मैंने रेफरेंस फ्रेम मान लिया, और जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो इस कर्व के अक्रॉस मूव कर रहा है। ओके, तो मैंने मान लिया पहले पार्टिकल था ए पॉइंट पर। ओके, और उसके बाद थोड़ी देर बाद पहुंच गया बी पॉइंट पर। ये वाले कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिया x1, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहूँ x1 बाई 1 एट टाइम t1 टाइम पर ये यहाँ पर है, और x2 y2 एट टाइम t2, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम मेजर करने के लिए एक सिस्टम रहता है, उसी से हम लोग मेजर करते हैं। ओके, तो जब ए पर था ये, तो इसका पोजीशन वेक्टर जो मैं कहूँगा O2A। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस फ्रेम, एक्स वाई फ्रेम। ओके, तो OA को अगर दो तरीके से लिख सकता हूँ, या तो बस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखूँगा तो लिखूँगा x माइनस इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 इंटू आई कैप प्लस वाई माइनस 0 इंटू जे कैप। फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा O2A पर जा रहे हैं तो फाइनल ये हो जाएगा, इनिशियल ये हो जाएगा। फाइनल का कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल का कोऑर्डिनेट, दिस विल बी इक्वल टू xi प्लस वाई जे, और ये a का मायने माना है तो इसको 1 लगा देंगे, x1 बाई 1। तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो गया इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिमिलरली अब जब तक बी पर पहुंच गया t2 टाइम पर, तो उस समय इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, OB। तो x2 माइनस 0 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस 0 इंटू जे कैप। तो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के सिस्टम के फॉर्म में हो गया। और एक अगर मान लो मुझे एंगल पता है और डिस्टेंस पता रहता है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये R1 वेक्टर हो गया, ये R2 वेक्टर हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका, और ये इसका एंगल हो गया। अगर ये पता है तो ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, या तो आप ऐसे लिख लीजिए या आप उस तरह से लिख सकते हैं। इसको मैं R1 और इसी को मैं R2 लिख सकता हूँ। ओके, अब ये ए से बी तक मूव किया, तो मैं जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ए से बी को मैं स्ट्रेट लाइन से मैं मिला दूंगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ए से बी में जाने में, तो दैट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये होता है जहाँ पर हम पहुँच रहे हैं, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि ए टू बी, ए से हम बी पे जा रहे हैं, बी इज़ द फाइनल पॉइंट। इसको पूरा दिमाग में बैठा लेना, ए टू बी। और कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे निकलेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स, मतलब x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। ओके, अब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँगा। इसके डायरेक्शन तो ये हो गया ए टू बी, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये वाला क्या था, R1 है आपका, और ये क्या है,
ये R2, ये अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ही बना हुआ है। एक्स बाई, तो ये वाला जो वेक्टर हो जाएगा ए टू बी, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ तो ट्राइंगल लॉ अगर आप लगाना जानते हैं तो देखिए आप, दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस वन, क्योंकि ये टेल से हेड, इसका हेड इसके टेल से कोइंसाइड कर रही है, तो फाइनल ये वाला एक हेड बच गया। तो ये वाला ट्राइंगल रूल अगर लगाऊं तो ये हो जाएगा वेक्टर R1 प्लस ये वाला मैंने वेक्टर मान लिया डेल्टा आर फ्रॉम ए टू बी, डेल्टा आर विल बी इक्वल टू R2 वेक्टर। तो डेल्टा आर अगेन ये पोजीशन वेक्टर ही है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर R2 माइनस R1, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो जो भी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है दो पॉइंट्स के बीच में, तो पोजीशन वेक्टर अगर आपको एक का पता है दूसरे का पता है, तो दूसरे का पोजीशन वेक्टर यहाँ पर मतलब फाइनली हम रीच कर रहे हैं, फाइनल वाले का माइनस इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। फिजिक्स में हमेशा डेल्टा मतलब यही रहता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया इसका। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट से जाएंगे हम वेलोसिटी की तरफ। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ओके, तो ये विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमने अचीव कर लिया। अब आप देखें, एक तो हो गया ए से बी तक, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और एक कर्व पाथ के अलाउंग जो पार्टिकल रियल में मूव कर रहा है, ये हो जाता है डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, जिस पाथ पर वो मूव करता है। अगर मैं पूरा एग्जैक्टली मेजर करूँ तो ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस, और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी। क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेट था t1 टाइम पर, ये था t2 टाइम पर, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा a से b तक कितने टाइम में हुआ, t2 माइनस t1। तो यही चीज़ कहलाती है एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाई कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट हुआ, t2 माइनस t1। क्योंकि हमने ये थोड़ा टाइम फ्रेम ज़्यादा लिया है, इसलिए इसको हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास बी एवरेज वेलोसिटी है, तो t2 माइनस t1 टाइम में पार्टिकल ए पोजीशन से बी पोजीशन तक पहुंच जाएगा, वह ये स्ट्रेट लाइन उसी एवरेज वेलोसिटी से अगर वो चलता रहे। जो एवरेज वेलोसिटी मैंने यहाँ कैलकुलेट की है, तो सेम टाइम में t2 माइनस t1 से वो ए टू बी में पहुँच जाएगा। इसी में अगर मैं स्पीड निकालूंगा, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होती है एक्चुअल पाथ लेंथ, यानी कि ये डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाई कितने टाइम में पाथ कवर किया, तो ये चीज़ क्या हो जाती है, स्पीड हो जाती है। इसमें डायरेक्शन का कहीं भी सेंस नहीं है। बी एवरेज में आपका डायरेक्शन रहेगा ए टू बी, ए से बी की तरफ जा रहा है एक्चुअल, और स्पीड में हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहेगा, केवल मैग्नीट्यूड रहेगा। अब इसमें एक चीज़ और हम अगर देखें, अगर कर्व पाथ के अलाउंग मूव कर रहा है, तो ये जो एक्चुअल पाथ लेंथ है, इसको मैं बोल देता हूँ डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा रहेगा डिस्प्लेसमेंट से। इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट का मैं मॉड लिखूँगा, क्योंकि ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि स्ट्रेट लाइन होता है। और जबकि एक्चुअल पाथ लेंथ कर्व पाथ लेंथ भी हो जाती है, मोस्टली कर्व रहेगी या कुछ भी रहेगी। तो इस केस में, हर केस में क्या रहेगा कि डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट के मोड से ज़्यादा ही रहेगा। ओके, बट
एक ही केस में बराबर हो सकता है जब दोनों स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस हो रहा हो। अगर मोशन भी स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस हो रहा हो तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इक्वल कब होगी? जब दोनों ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं। तो दोनों तरफ अगर मैं डिवाइड कर दूं टाइम से, T2 माइनस T1 से इधर डिवाइड कर दिया, इसको भी T2 माइनस T1 से डिवाइड कर दिया, तो स्पीड आ गया। ये एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, तो एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ऑफ कोर्स मॉड वैल्यू डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सेम टाइम में उसको यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी और इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, इसलिए एवरेज स्पीड की वैल्यू उसको ज़्यादा रखनी पड़ेगी। एक बार दोबारा से अगर समझना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए दो लोग हैं, एक इधर से यहाँ तक पहुँच रहा है और एक डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है, और टाइम इंटरवल सेम ही है। सेम ही टाइम इंटरवल में T2 माइनस T1 में आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। तो कौन सा स्लो चलेगा? क्योंकि इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, कम इसके पास लेंथ है ट्रेवल करने के लिए, तो ये स्लो रहेगा। इसको ज़्यादा कवर करनी है सेम टाइम में, क्योंकि ये कर्व पाथ है, तो ये वाली चीज़ ज़्यादा रहेगी। यानी कि एवरेज स्पीड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड पे भी आएगी, क्योंकि ये तो एवरेज होगी, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो गया। लेकिन हम लोग कहीं पर मैक्सिमम जगह पर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ही बात करेंगे आगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखते हैं उसको हम लोग कैसे अचीव करते हैं। फिर से हम वही डायग्राम ड्रा करते हैं। ये ए पॉइंट से मूव करके गया बी पर। इंस्टेंटेनियस जैसा कि इसका नाम बता रहा है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये तो हमने अभी मालूम करी थी ए से बी के बीच में कितनी एवरेज वेलोसिटी रहेगी, तो उस केस में तो ये आ गया। बट अब मैं ए पॉइंट के लिए बी की तरफ टेंड करता हूँ धीरे धीरे, यानी कि जो T2 माइनस T1 है वो मैं जीरो करता जा रहा हूँ, एकदम से उसी पॉइंट पर लेके जा रहा हूँ। तो तब क्या होगा? जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आ जाएगी। जब ए पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तब इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, और जब ए और बी दोनों कॉन्साइड कर रहे होंगे उस समय जो डायरेक्शन आएगी वो ये आ जाएगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। सबसे पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, जब पॉइंट आगे आ गए तो ये आ गई, और आगे ये, और जब ए और बी जस्ट कोइंसाइड कर गए, व्हेन ए टेंडिंग टुवर्ड्स बी, ए बी दोनों कोइंसाइड करके क्या बन जाएंगे? एक पॉइंट बन जाएंगे। उस समय ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। दूसरा क्या है कि अब ए बी बहुत पास आ गए, बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए, तो अगर मैं इसको, ये कर्व पाथ है, इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो हर छोटा पार्ट आप देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? जब स्ट्रेट लाइन पाथ बन गया तो जो अभी हमने देखा था डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मॉड, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हो गए, दोनों एक ही साइड में हो गए। डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन होता ही है, और चूंकि हमने उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो वो भी डिस्टेंस भी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो यहाँ पर जो टेंजेंट बन रही है उससे जो निकल के आएगी टेंजेंट, वो हो जाती है डेल्टा वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टेंडिंग हमारा जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये इतना छोटा बन जाएगा, ये डी आर बाई डी टी, दोनों डिफरेंशियल करके निकल आएंगे। तो ये हो जाएगी वी
एवरेज थी, ये आ गया v इंस्टेंटेनियस। ओके, और इसमें क्या खास बात होगी, क्योंकि डी आर जो डिस्प्लेसमेंट छोटा कर लिया, इसका मोड डी एस के बराबर हो जाता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो अब ये इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड दैट इज डी एस बाई डी टी और डी आर बाई डी टी का मोड, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। इंस्टेंटेनियस के केस में स्पीड और वेलोसिटी की न्यूमेरिकल्स वैल्यू सेम रहती है। ऑब्वियस है कि इसमें हमारे पास डायरेक्शन रहेगी, लेकिन इसमें हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड में डायरेक्शन नहीं रहती, बट न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम रहती है। क्यों रहती हैं? क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों मैच कर जाते हैं। तो ये हो गया आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का कॉन्सेप्ट। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन रहेगी ऑलवेज टेंजेंट टू द मूविंग पाथ। जिस पॉइंट पर निकालना है वहाँ पर हमारे लिए टेंजेंट ड्रा कर देंगे, तो इस केस में ये डायरेक्शन हो जाएगी। अगर यहाँ पर निकालना है तो ये डायरेक्शन हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद हम लोग आते हैं एक्सीलरेशन पर। एक्सीलरेशन भी हमारे पास दो तरीके के रहेंगे, एक एवरेज एक्सीलरेशन और एक इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। यहाँ पर मैंने देख लिया था, ए पॉइंट पर अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखूँ तो ये आ रही थी कि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था, और बी पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन आ रही थी ये वेलोसिटी हो गई थी v1, ये हो गई थी v2। ये टाइम कितना था t1 और ये टाइम था t2। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो एक्सीलरेशन एवरेज विल बी इक्वल टू चेंज, मतलब फिजिक्स में हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, तो v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो वेक्टर v2 माइनस v1 वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो v2 माइनस v1 कैसे निकलेगा? v2 माइनस v1 को क्या लिख सकते हैं? जैसे हमने वेक्टर में पढ़ा, v2 प्लस माइनस v1 वेक्टर। अगर डायरेक्शन निकालना है हमारे लिए, तो यहाँ से यहाँ तक क्या डायरेक्शन रहेगी एवरेज एक्सीलरेशन की? तो v2 में आपको माइनस v1 ऐड करना है, तो v2 ये हो गया, और माइनस v1 मतलब इसका उल्टा कर दूंगा, v1 का माइनस। मैंने लेंथ दोनों की सेम रखी, मैंने मान लिया कि स्पीड इसकी सेम ही है, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी है, 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी है, जस्ट इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी। ये हो गया आपके पास v2 वेक्टर, और ये हो गया माइनस v1, और इनको ऐड करूँगा ये डायरेक्शन हो जाएगी v2 माइनस v1, और यही डायरेक्शन हो गई इसमें एक्सीलरेशन की। तो इस केस में अगर मैं कहूँगा ए से बी तक जाने में एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, ना v2 वाली होगी ना v1 वाली होगी, जो v2 माइनस v1 से निकल के आएगा। तो अगर मैं यहाँ ये पैरेलल शिफ्ट करूँ तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। ये एवरेज हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस एक किसी पॉइंट पर होता है,
तो वो हो जाता है जब हम T2 माइनस T1 को टेंडिंग टूवर्ड जीरो कर देते हैं तो वो बन जाता है dv/dt। मतलब उस केस में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेंगे। तो अगर dv/dt मतलब क्या हुआ, अगर v और t में अगर मैं कोई v इधर ले लिया t इधर ले लिया, कोई भी कर्व बना रहा हूँ, तो dv/dt क्या है, एट एनी टाइम t वो वहाँ पर टेंजेंट का स्लोप होता है। ये डिफरेंशियल कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिकल फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। तो वी और टी में कर्व है तो एट एनी टाइम टी, जिस टाइम पे आपको निकालना है एक्सीलरेशन, वहाँ पर आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो ये थीटा, दिस स्लोप विल शो यू द एक्सीलरेशन। ओके, इसमें डायरेक्शन निकालना आ गया एवरेज एक्सीलरेशन का, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आपको निकालने के लिए आ गया। अब कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। अगर आर लिखा हुआ है, मान लो किसी का पोजीशन वेक्टर xi प्लस yj 3D में ले लिया प्लस zk, ओके, ये हो गया पोजीशन वेक्टर एट एनी इंस्टेंट, यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो दैट इज dr/dt, dx/dt हो जाएगा यहाँ पर आई कैप प्लस dy/dt इंटू जे कैप प्लस dz/dt इंटू के कैप। ये dr/dt निकल के आ गया और ये हो जाएगी इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एक्सेलेरेशन निकालना है तो एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ dv/dt। ये मैं इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ। ओके, अगर इस फॉर्म में दिया होगा कार्टेशियन फॉर्म में तो हम इस तरह से अप्रोच करेंगे। तो dv/dt ऑलरेडी है तो इसका डबल डिफरेंशियल हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में, तो d2x/dt2 कैप प्लस d2y/dt2 जे कैप, के कैप। इस तरह से इसका एक्सेलेरेशन निकल के आ जाएगा। ओके, एक पार्टिकल कोई मूव कर रहा है जिसका कि पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू 3t² आई कैप प्लस 2t जे कैप इस फॉर्म में चेंज कर रहा है। हमारे लिए v और a कैलकुलेट करना है तो सिंपली ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है और इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना है तो v इज इक्वल टू कितना रहता है dr/dt। ओके, तो डिफरेंशियल का आपको थोड़ा फार्मूला याद रहना चाहिए, वरना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे आप लोग यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप से याद हो जाते हैं। इतने ज़्यादा यूज़ आएंगे कि आपको याद करने ही पड़ जाएंगे। dr/dt मतलब 3 × t² का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका क्या हो जाएगा 2t⁻² यानी कि 3 × 2 आई कैप प्लस 2t का हो जाएगा 1 इंटू जे कैप। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी 6t आई कैप प्लस 2 जे कैप। ओके, और एक्सेलेरेशन क्या होता है dv/dt, यानी इसका फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे एक बार तो 6 t का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा और ये आई कैप और ये जे कैप था 2 तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा 6 आई कैप, इस डायरेक्शन में उसका एक्सेलेरेशन हो गया। इसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ, इसको आप फील करिएगा। अगर मान लो आप एक कांस्टेंट स्पीड से आप चल रहे हैं 5 मैंने मान लिया आप दौड़ रहे हैं 10 km/h की स्पीड से, कोई स्पीड है इससे आप दौड़ रहे हैं 10 km/h ही रख रहे हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे ही आप डायरेक्शन, यहाँ पर तो थोड़ा स्ट्रेट पाथ था, जैसे ही आपने यहाँ डायरेक्शन चेंज करी तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। वो आपके शूज़ और आपकी ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वहाँ से फोर्स लगेगा। तो इस तरह से आपकी डायरेक्शन यहाँ चेंज हो रही है और आप देखेंगे इसमें पाथ में कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होती जा रही है।
ओके। तो यहाँ पर जब वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट है 10 किलोमीटर पर आवर, बट इसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसके लिए उसके कारण भी एक एक्सीलरेशन आता है। वो क्या रहता है, वो हमेशा जिस पाथ में जा रहा है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उस पाथ में कहीं टेंजेंट, अगर मैं कहूँ यहाँ पर क्या होगी डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, तो वो इधर आ जाएगी। ए इसको बोलेंगे सेंट्रिपेटल टाइप की डायरेक्शन, मतलब एक जहाँ से भी कर्वेचर पाथ है वहाँ पर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वाला एक्सीलरेशन आएगा। इस एक्सीलरेशन का काम क्या रहेगा, केवल और केवल डायरेक्शन को चेंज करना। अगर मैं यहाँ पर कहूँगा तो यहाँ पर स्ट्रेट है तो यहाँ नहीं होगा, अगर यहाँ पर देखूँगा यहाँ पर इसका डायरेक्शन हो जाएगा ये, यहाँ पर ये डायरेक्शन हो जाएगा। हर जगह इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है सेंट्रिपेटल, जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। आप कितनी शार्प टर्न ले रहे हैं, अगर मान लो शार्प टर्न ले रहे हो एकदम बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है इसका एक्सीलरेशन ज़्यादा क्वांटिटी हो जाए। तो दिस डिपेंड ऑन द टर्निंग, किस हिसाब से आप टर्न कर रहे हैं, तो ये सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि 10 किलोमीटर ना होकर इसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है, तो इसके पास 10 से 11, 12, 13 वो स्पीड भी बढ़ रही है, यानी कि अब इसमें दो तरीके के एक्सीलरेशन हो जाएंगे, एक तो डायरेक्शन चेंज करने के कारण और एक इसकी स्पीड भी चेंज हो रही है, मतलब मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है। तो इसमें जो दूसरे मतलब स्पीड चेंज करने का एक्सीलरेशन आएगा वो इसके टेंजेंट डायरेक्शन में हमेशा आएगा। यहाँ भी स्पीड बढ़ती जा रही है, ए टेंजेंट, यहाँ भी ए टेंजेंट। अगर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है तो फिर हम इसकी लेंथ सेम रखेंगे। ओके, तो अब इसमें पार्टिकल में कर्वीलिनियर पाथ पर दो तरीके के एक्सीलरेशन लग रहे होंगे, एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रिपेटल। तो नेट एक्सीलरेशन विल बी रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ये हो जाएगा नेट एक्सीलरेशन। तो जो हमारा जो यहाँ से निकल के आया है, दिस विल गिव यू द नेट एक्सीलरेशन, नॉट टेंजेंशियल नॉट सेंट्रिपेटल, नेट एक्सीलरेशन आएगा, वो ये वाला फार्मूला देता है dv/dt, A इज इक्वल टू dv/dt गिव्स टोटल एक्सीलरेशन। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर से बता देता हूँ, अगर मान लो बहुत शार्प टर्न लिया है यहाँ पर, यहाँ धीरे धीरे टर्न लिया है, तो यहाँ पर जो सेंट्रिपेटल रहेगा वो ज़्यादा क्वांटिटी आएगी एज कम्पेयर टू हेयर। सेंट्रिपेटल डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर, और ये आपका रहेगा टेंजेंशियल। ओके, अब आपको इसके न्यूमेरिकल्स एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सीलरेशन के न्यूमेरिकल्स आपको ट्राई करने हैं बुक से, और कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, जितने भी उसने अगर अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किए तो अलग अलग डिस्टेंस आपको मेजर करनी पड़ेगी, और टोटल टाइम कितना लगाया, यही फार्मूला रहेंगे इसके, और आप इसको समझिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स।